Yes, student, today's second lecture of biodiversity and conservation, and the topic is the pattern of biodiversity. किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का। आपने देखा था, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो बायोडाइवर्सिटी है is the occurrence of gene pool, species, habitat and ecosystem in an area, or you can say the part of the earth is called biodiversity. And we already know that कि जो biodiversity है वो increase होती है from pole to equator and from high to lowland. जो हाई टू लो एल्टीट्यूड की तरफ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है और पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। कारण क्या है कि बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज़ डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स। नंबर वन फैक्टर इज़ द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स इज़ द नंबर वन फैक्टर। एंड नंबर टू फैक्टर इज़ द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम जो था वो था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्ज़। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्ज़ ने स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में रिलेशनशिप दी थी। तो दो फैक्टर्स होते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स एंड नंबर टू इज़ द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो दीज आर दी टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले फैक्टर की, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स और लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स बताता है कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ इंक्रीज होती है? इंक्रीज पोल्स टू इक्वेटर। किधर की ओर इंक्रीज होती है बच्चों? पोल्स टू इक्वेटर की ओर इंक्रीज होती है बायोडाइवर्सिटी। और दूसरे शब्दों में कह लें तो कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज, कहाँ इंक्रीज होती है? हाई टू, मैंने अभी आपको बताया था, हाई टू लो एल्टीट्यूड, हाई टू लो एल्टीट्यूड। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इन केस ऑफ ट्रॉपिक्स वी नो डैट, इन केस ऑफ ट्रॉपिक्स जो कितना होता है बच्चों? 33 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको समझने में मदद करेगा कि किस तरीके से लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। तो आप देखिए, जो ट्रॉपिक रीजन है, जो 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ है बेटा, इस रीजन में टेम्परेट रीजन की, इस ट्रॉपिक रीजन में टेम्परेट रीजन या पोलर रीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं इस ट्रॉपिक रीजन में। कैसे? देखिए ज़रा एग्जाम्पल देखिएगा। द ट्रॉपिक्स हैव मोर स्पीसीज देन टेम्परेट एंड पोलर रीजन। जो ट्रॉपिक्स होते हैं दे हैव, क्लियर हुआ? अब क्लियर व्यू आएगा आपको। देखिए ज़रा, जो ट्रॉपिक्स हैं they have more species than the temperate region, For example, जो कोलंबिया है, कोलंबिया बच्चों, जो कोलंबिया होता है वो कहाँ है? नियर टू द इक्वेटर। कहाँ है बच्चों? नियर टू द इक्वेटर। तो जो कोलंबिया है वहाँ पर जो बर्ड्स की स्पीसीज़ है, जो कोलंबिया रीजन है विच इज़ नियर टू द इक्वेटर, हैव 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। कितनी स्पीसीज हैं बर्ड्स की? 1400। ठीक इसी तरीके से न्यूयॉर्क बच्चों, जो न्यूयॉर्क है वो 41.5 डिग्री नॉर्थ है। तो देखिए आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ अब चल रहे हैं, तो जो न्यूयॉर्क है जो 41.5 डिग्री नॉर्थ है, हैज़ ओनली 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। कितनी स्पीसीज हो गई?
105। ठीक इसी तरह बच्चों ग्रीनलैंड जो कि ट्रॉपिक्स, जो कि टेम्परेट रीजन कह लीजिए या पोलर रीजन के बिल्कुल करीब है, जो लगभग 71 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पर बर्ड्स की पॉपुलेशन रिड्यूस होकर हो गई 56 स्पीसीज़। कितनी स्पीसीज़ हो गई? 56। तो आपने देखा किस तरीके से आप इक्वेटर से पोल की तरफ जब जाते हैं तब बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। आपने देखा कोलंबिया इक्वेटर के पास था, बर्ड की पॉपुलेशन 1400 थी। न्यूयॉर्क थोड़ा सा टेम्परेट या पोलर रीजन की तरफ गया, पोल्स की तरफ, वहाँ पे स्पीसीज़ के नंबर 105 हो गए। ठीक इसी तरीके से ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ था, तो वहाँ पर स्पीसीज़ बर्ड्स की घट के कितनी हो गई? 56। क्लियर हुआ? तो आपने देखा जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है वो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिसाइड करने में कितनी मदद करता है। क्लियर हुआ? ठीक इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। कहाँ से लेते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। बच्चों जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ कहाँ का? अमेज़न ऑफ साउथ अमेरिका। अमेज़न ऑफ साउथ अमेरिका, जो वहाँ का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बच्चों, वहाँ पर क्या देखा गया? वहाँ पर देखी गई ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। क्यों होती है ट्रॉपिक्स में ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी? रीज़न इज़ दैट कि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं बच्चों, वहाँ पे जो सोलर एनर्जी होती है, जो सोलर लाइट होती है, उसका एक्सपोज़र हाई होता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है और बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा देखी जाती है। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी भी इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल रीजन में। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेज़न ऑफ साउथ अमेरिका का, वहाँ पर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इन केस ऑफ ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न ऑफ साउथ अमेरिका, it possesses the greater biodiversity on earth with more than 40,000 species of किसकी बच्चों है? प्लांट्स की। किसकी स्पीसीज है? प्लांट्स की। 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस। कितनी स्पीसीज हैं? 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस। इसके अलावा 427 ऑफ मैमल्स कितने हैं? 427। और ठीक 400 दिख रहा है आपको, 427 ऑफ एम्फीबियन कितने हैं? 427। और 378 ऑफ रेप्टाइल्स कितने हैं? 378। एंड इनवर्टिब्रेट्स 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। तो आपने देखा कि जो टेम्परेट रीजन था, टेम्परेट से बायोडाइवर्सिटी किधर से किधर की ओर इंक्रीज़ होती है। अगर हम पोल टू इक्वेटर जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ आते हैं बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती है। आपने पहला एग्जाम्पल देखा था, कोलंबिया नियर टू द इक्वेटर था, वहाँ पे 1400 बर्ड्स की स्पीसीज़ थी, देखा था। फिर न्यूयॉर्क जो 41.5 डिग्री नॉर्थ था, वहाँ पर बच्चों स्पीसीज़ कितनी थी बर्ड्स की? 105 ओनली। और जो ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ था, वहाँ पे केवल 56 बर्ड्स की स्पीसीज़ पाई जाती थी। क्लियर हुआ? नाउ ट्रॉपिक्स रीजन में आपने देखा कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेज़न ऑफ साउथ अमेरिका का, वहाँ पर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जो टेम्परेट रीजन होते हैं, जो पोलर रीजन होते हैं बच्चों, उन टेम्परेट रीजन में एक चीज़ होती है, दे आर अनलाइक टू ट्रॉपिक्स। कैसे होते हैं अनलाइक टू ट्रॉपिक्स? मोर सीजनल होते हैं, लेस कांस्टेंट होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आपने देखा टेम्परेट रीजन की क्या खासियत है? टेम्परेट रीजन इज अनलाइक टू द ट्रॉपिक रीजन, दे आर मोर सीजनल,
लेस कांस्टेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल। यही कारण है कि जो टेम्परेट रीजन होते हैं बच्चों, वो उनमें लेस निशी स्पेशलाइजेशन होता है। जब लेस निशी NICHE, मैंने पिछले टर्म पे निशी पढ़ाया था इकोसिस्टम के या ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के इंट्रोडक्शन में। जो निशी है, लेस निशी स्पेशलाइजेशन होता है कहाँ पे? टेम्परेट रीजन में। क्यों? क्योंकि वो मोर सीजनल होते हैं, लेस कांस्टेंट होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसीलिए यही कारण है कि वहाँ पे लेस निशी स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कम होती है टेम्परेट में। दूसरी बात, जो टेम्परेट रीजन होते हैं, दे हैव बीन सब्जेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट। जो टेम्परेट रीजन होते हैं बच्चों, वहाँ पे इतने ग्लेशिएशंस हुए होते हैं पास्ट में, लेकिन जो ट्रॉपिक्स रीजन, इसलिए वो डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिक्स रीजन है बच्चों, दे रिमेन्स अनडिस्टर्ब। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, दे हैड अ लॉन्गर टाइम फॉर एवोल्यूशन, मीन्स दैट दे हैड अ लॉन्ग evolutionary period, longer evolutionary time for species diversification। स्पीसीज के डाइवर्सिटिफिकेशन के लिए ट्रॉपिक्स रीजन जो होते हैं, जो अनडिस्टर्ब रहते हैं। टेम्परेट रीजन तो डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि उनमें पास्ट में दे हैव बीन सब्जेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, NCERT की लाइन है। और जो ट्रॉपिक्स हैं, दे आर अनडिस्टर्ब, दे रिमेन्स अनडिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब होते ही नहीं है। क्लियर बात हो गई। यही कारण है बच्चों कि जो ट्रॉपिक्स होते हैं, हैड ए लॉन्गर एवोल्यूशनरी टाइम फॉर व्हाट? फॉर स्पीसीज डाइवर्सिटिफिकेशन। लेकिन जो ट्रॉपिक्स रीजन होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ट्रॉपिक्स रीजन होते हैं, दे हैव ग्रेटर सोलर एक्सपोजर। उनमें क्या होता है? दे हैव ग्रेटर सोलर एनर्जी एक्सपोजर, सो दे कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। दिस इज द मेन रीजन दे शोज द ग्रेटर डाइवर्सिटी। क्लियर हुआ? नाउ ये तो कारण था कि ट्रॉपिक्स रीजन में क्यों बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। आपने देखा सोलर लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, आपने देखा ट्रॉपिक रीजन रिमेन्स अनडिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए दे हैड लॉन्गर एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिटिफिकेशन। क्लियर हुआ? और टेम्परेट में क्यों कम होते हैं? इनकी टेम्परेट रीजन जो होते हैं, जो टेम्परेट रीजन है, दे आर अनलाइक टू ट्रॉपिक्स, दे आर मोर सीजनल, लेस कांस्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल। तो इसीलिए उसका कारण क्या होता है? लेस निशी स्पेशलाइजेशन एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये कारण है कि टेम्परेट रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम देखी जाती, ट्रॉपिक्स रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखी जाती है। तो आपने देखा कि अभी तो मैंने कॉजेज़ की बात की थी कि किस तरीके से टेम्परेट रीजन जो होते हैं, ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अब्जॉर्ब इन ट्रॉपिक्स रीजन। वाई? क्या कारण है? आपने तीनों कारण ध्यान से सुने और आपने इन एग्जाम्पल से ये समझा कि जो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो यहाँ कर्व बना हुआ है, इन दो बातों पर, इन दो फैक्टर्स पर बच्चों डिपेंड करती है। आपने देख लिया था, पोल से इक्वेटर जाने पर इंक्रीज, इक्वेटर से पोल आने पर डिक्रीज। क्लियर हुआ? यानी हाई से लो एल्टीट्यूड में जाने पर इंक्रीज और लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड आने पर डिक्रीज होती है बायोडाइवर्सिटी। तो आपने देखा लैटिट्यूड का कितना बड़ा फैक्टर होता है डिसाइड करने में बायोडाइवर्सिटी। आपने देखा जो ट्रॉपिक्स रीजन थे वहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बिकॉज दे हैड लॉन्गर एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिटिफिकेशन। लेकिन जो ट्रॉपिक्स होते हैं, दे आर अनलाइक टू, जो टेम्परेट होते हैं, दे आर अनलाइक टू ट्रॉपिक्स बिकॉज दे आर मोर सीजनल, लेस कॉन्स्टेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल। इसलिए बच्चों यहाँ पर लेस निशी स्पेशलाइजेशन होता है। इसीलिए जब निशी नहीं होती स्पेशलाइज फॉर्मेशन, तो नई स्पीसीज या स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है टेम्परेट रीजन में? क्योंकि वो डिस्टर्ब रहते हैं टेम्परेट रीजन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन से। क्लियर हुआ? तो ये कारण है सब कि टेम्परेट रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम होती है, ट्रॉपिक्स रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज मैंने अभी कुछ कारण बताए। और यहाँ एग्जाम्पल से आपने समझा कि जो बर्ड्स की पॉपुलेशन थी, आपने देखा था कि कोलंबिया नियर टू इक्वेटर था 1400 हुआ, न्यूयॉर्क 41.5 डिग्री नॉर्थ था तो वहाँ पे 105 स्पीसीज़ निकली, और जो आपका ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ था वहाँ पे 56 हो गई घटकर।
डिक्रीज़ होकर। और टॉपिक्स में आपने देखा कि 40,000 प्लांट्स थे, 3,000 फिशेस थी एंड 227 मैमल्स एंड 227 एम्फीबियन, 378 रेप्टाइल एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। तो दीज आर द डाटा ऑफ द एनसीईआरटी। तो वी हैव टू केयरफुल फॉर बोथ फॉर मेडिकल एज वेल एज फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन। क्लियर हुआ? इकोलॉजी पूरा एनसीईआरटी से ही आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? नीट के लिए आगे चलता हूँ, बात करता हूँ स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप की। किसकी बात करता हूँ? स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप की। स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको एक साइंटिस्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उन साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर। ही इज़ अ जर्मन साइंटिस्ट। एक्चुअली अलेक्जेंडर इज़ अ जर्मन साइंटिस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू discuss second point, species area relationship. Now the name of the scientist is a German साइंटिस्ट। कैसे साइंटिस्ट थे बच्चों? जर्मन साइंटिस्ट थे। और उन जर्मन साइंटिस्ट का क्या नाम था? वो क्या थे? ही इज़ ए नेचुरलिस्ट। क्या थे? एक नेचुरलिस्ट थे। और साथ साथ में क्या थे वो? जियोग्राफर। कैसे थे नेचुरलिस्ट? जियोग्राफर। क्या थे बेटा वो? जियोग्राफर, नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर। जर्मन साइंटिस्ट। कैसे साइंटिस्ट थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप देने वाले साइंटिस्ट कैसे थे? जर्मन थे, जर्मन के थे। और उन्होंने वो किस चीज़ के साइंटिस्ट थे? नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। बोलने की कोशिश किया करिए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्ज़। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्ज़। HUMBOLDT। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट्ज़। क्या नाम था? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट्ज़। क्या थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। कैसे थे? नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर। नाम क्या था? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट्ज़। बच्चों, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट्ज़ ने क्या किया? उन्होंने बताया, उन्होंने इधर ग्राफ देखिए ज़रा ध्यान से। उन्होंने बताया ही ऑब्जर्व विद इन अ रीजन। कोई रीज़न है, सपोज दैट कोई एक रीजन है जिस रीजन के अंदर कुछ बायोडाइवर्सिटी है। इन्होंने बताया अगर रीजन को बढ़ाया जाए तो स्पीसीज़ की भी रिचनेस बढ़ती चली जाएगी। इनका मेन कास्ट था क्या? इनका मेन लाइन क्या थी? इनकी मेन लाइन थी बच्चों, ध्यान दीजिए, एरिया है ये स्पीसीज रिचनेस है। ज़रा ध्यान से सुनिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्ज़ ही ऑब्जर्व्ड विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज। स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज। कैसे इंक्रीजेज होती है? विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। क्या इन्होंने बताया? स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस। इन्होंने बताया स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस। कैसे? विद किसके साथ में? विद इंक्रीजिंग स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। लेकिन एक शर्त है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो जो दूसरा पॉइंट है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है, उसमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्ज़ ने बताया कि जो स्पीसीज़ की रिचनेस है वो इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। तभी आपने देखा कि जो एक कर्व आया है वो हाइपरबोला आया है। कैसा आया है? हाइपरबोला आया है। क्लियर हुआ? बोलिए। नाउ क्लियर? नाउ वन थिंग मोर हेयर। नाउ
देयर आर फ्यू टैक्सा, यहाँ पे कुछ टैक्सा लिए थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्स ने। वो टैक्सा कौन कौन से थे बच्चों? उन्होंने टैक्सा लिया था वैस्कुलर प्लांट, बर्ड्स, बैट एंड फ्रेश वाटर फिशेस। क्या क्या लिया था? वैस्कुलर प्लांट, बैट, वैस्कुलर प्लांट्स, बैट, फिशेज एंड क्या लिए थे? बर्ड्स। इन टैक्साओं पे इन्होंने काम किया था, इन टैक्सा को लिया था। वैस्कुलर बंडल, बर्ड्स, फ्रेश वाटर फिशेज एंड बैट। क्लियर हुआ? क्या किया इन्होंने? द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा लाइक वैस्कुलर प्लांट, like birds, like bats and fresh water fishes। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्स ने बताया कि द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा like vascular plants, birds, bat, freshwater fishes appear as a rectangular hyperbola। कैसा अपेयर होता है? जब इनके बीच में प्लॉट करते हैं तो कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इट अपेयर्स एज, कैसा दिखता है बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ लिख दीजिए अपेयर एज आ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर हुआ? नाउ अब इन्होंने कहा बच्चों इसी को ही, और इक्वेशन क्या बनी? S इज इक्वल टू CA की पावर Z। Here S is the species richness, C is the intercept, A is the area and Z is the regression of coefficient, or you can say slope of the line। तो बच्चों यहाँ Z क्या है? slope of the line, A क्या है? एरिया है, C क्या है? इंटरसेप्ट है, और स्पीसीज रिचनेस क्या है बच्चों? S। सो द इक्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्स कि क्या हो गई? S इज इक्वल टू CA की पावर Z। ये इक्वेशन किस चीज़ के लिए बच्चों? नीट का क्वेश्चन। एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल टू CA की पावर Z। S क्या है? स्पीसीज रिचनेस, C क्या है? इंटरसेप्ट, A क्या है? एरिया है, Z क्या है? स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट। क्लियर बात हो गई बच्चों? नाउ ऑन द लॉगरिथमिक स्केल, अगर हम लॉग के स्केल पर देखें तो रिलेशनशिप जो होगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। इसीलिए बच्चों इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप लोग जानते हैं, लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस जो पावर लगी है Z वो आगे आ जाती है Z लॉग A, यानी लीनियर रिलेशनशिप मिलती है लॉग स्केल पर। स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में जब रिलेशनशिप देखते हैं तो जो मेजर टैक्सा लिए थे उनका जो आ रही थी स्पीसीज रिचनेस विच इज़ इंक्रीजेज विद एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, इसलिए कर्व कैसा आ गया? एज आ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर लॉगरिथम स्केल पर देखें तो ये लीनियर या स्ट्रेट लाइन शो करता है, और इसी इक्वेशन को S इक्वल टू CA की पावर Z को लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो बच्चों आता है लॉग S इक्वल टू लॉग C प्लस A प्लस Z लॉग A। ये इसको लॉग की फॉर्म में लिख दिया जाता है। S क्या होता है? स्पीसीज रिचनेस, A क्या होता है? एरिया, C क्या होता है? इंटरसेप्ट, और Z को बच्चों क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट Z होता है। Z क्या होता है? Z इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। आगे देखिए जरा, Z इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये जो इक्वेशन आई है लॉग S इज इक्वल टू लॉग C, इक्वेशन इज लॉग S
इक्वल टू log c प्लस z आगे लाए log a। क्लियर हुआ? तो यहाँ जो s है, s इज़ द स्पीसीज रिचनेस, s इज़ द स्पीसीज रिचनेस। तो बच्चों a क्या हुआ? ए इज़ द एक्सप्लोर्ड एरिया। आपने देखा था जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज़ की रिचनेस बढ़ती रहेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि स्पीसीज़ रिचनेस बढ़ेगी लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्लियर बात हो गई? नाउ बात करते हैं इसको लॉग स्केल पे कैसे लिखते हैं। इसी इक्वेशन को s इज इक्वल टू सी ए की पावर z को log s इज इक्वल टू log c, और पावर को बच्चों आगे ले आए, z log a। कैसी आई? लीनियर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई जिसमें s क्या है? स्पीसीज रिचनेस, a क्या है? एरिया है, c क्या है? इंटरसेप्ट। क्या है बच्चों? इंटरसेप्ट। जब ये c इंटरसेप्ट है यानी मतलब ये अब z की वैल्यू डिपेंड कैसे करेगी? z की वैल्यू डिपेंड करेगी एरिया के ऊपर। तो z इज़ द स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन, क्या कहते हैं? रिग्रेशन कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं बच्चों? रिग्रेशन, REGRESSION रिग्रेशन, और आप लोग जानते हैं कॉफिशिएंट। तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट z है। तो अब देखिएगा ज़रा, अगर एरिया केवल एक छोटा एरिया है तो जो वैल्यू ऑफ z होगी, जो z की वैल्यू होगी, ज़रा मैं इस लाइन को ऊपर से हटाऊंगा बच्चों। अगर एरिया छोटा होता है, नाउ द वैल्यू ऑफ z, NCERT की लाइन है, जो वैल्यू z की है, द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2, 0.1 to 0.2, जो कि कैसी है? रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिक, रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है। लेकिन अगर पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, हमने बताया स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीजेज विद एक्सप्लोर्ड, इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। यही तो हम्बोल्ट ने बोला था। हम्बोल्ट ने कहा कि जो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में अगर कर्व प्लॉट किया जाए तो वो बढ़ती है स्पीसीज रिचनेस, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज करेंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था s इज इक्वल टू सी ए की पावर z के लिए। जब इसको लॉग स्केल पे देखा गया, लॉगरिथम स्केल पर देखा गया, तो स्ट्रेट लाइन आई, लीनियर इक्वेशन आई। कौन सी आ गई? log s इज इक्वल टू log c प्लस पावर आगे ले आए z log a। क्लियर? तो जो z होता है बच्चों वो कहलाता है स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी एरिया पर। तो जो रिगार्डलेस टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो रिगार्डलेस क्यों हो गए? क्योंकि z की वैल्यू केवल 0.1 से 0.2 आई बच्चों। इसके मतलब एरिया बहुत छोटा था। अगर कहीं कोई बड़ा कॉन्टिनेंट ले ले, व्हेन वी टेक होल कॉन्टिनेंट, अगर हम पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ले लें तो z की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? तब बच्चों z की वैल्यू आ जाएगी 0.6 to 1.2, 0.6 to 1.2। क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि जो स्पीसीज रिचनेस होती है इज इंक्रीजेज। यहाँ पे पूरा कॉन्टिनेंट बड़ा ले लिया तो z की वैल्यू 0.6 से कितनी हो गई? जस्ट डबल, 1.2। और यहाँ पर कैसी थी? जब एरिया ले लिया था, रिगार्डलेस टेक्सोनॉमिक ग्रुप था, तो z की वैल्यू कैसी आई थी? रिगार्डलेस टेक्सोनॉमिक ग्रुप, तो z की वैल्यू कैसी आई? 0.1 to 0.2 ओनली। तो आपने देखा जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये इक्वेशन किसने दी थी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्स ने। क्या दिया था? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जहाँ पर z की वैल्यू क्या बताती है कि अगर z की वैल्यू 0.6 से 1.2 और इसके मतलब पूरे कॉन्टिनेंट की डाइवर्सिटी देखी गई, एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ा दिया गया तो z की वैल्यू बढ़ गई, डबल हो गई।
और जहाँ पर जेड की वैल्यू कम है इसके मतलब दीज आर दी रिगार्डलेस टैक्सोनॉमिक ग्रुप। कैसे हैं? रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन। तो जेड की वैल्यू जहाँ पर 0.1 0.2 आ जाए वो रिगार्डलेस हो गया, और जहाँ पर जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 इसका मतलब एक्सप्लोड कर दिया गया एरिया, इसीलिए यहाँ एग्जाम्पल कॉन्टिनेंट से दिया उसने। क्लियर हुई बात? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसको पढ़ने के लिए बस आपको एक क्राइटेरिया रखना है कि पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी दो चीज़ों पर डिपेंड है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जिसको आप इक्वेटर से पोल और पोल से इक्वेटर समझ चुके हैं, ट्रॉपिक्स में भी देख चुके हैं और टेम्परेट में भी देख चुके हैं एग्जाम्पल्स। क्लियर हुआ? क्यों ट्रॉपिक्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है? आपने सारे रीज़न जान लिए, आपने देख लिया कि जो ट्रॉपिक्स रीजन है वो क्या कहते हैं, अनडिस्टर्ब्ड हैं। यही कारण है कि उनके पास लंबा एवोल्यूशनरी टाइम है स्पीसीज डाइवर्सिटिफिकेशन के लिए। आपने देख लिया जो ट्रॉपिक्स रीजन है दे हैव मोर या ग्रेटर सोलर एनर्जी एक्सपोजर, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए स्पीसीज डाइवर्सिटिफिकेशन ज़्यादा है। लेकिन जो टेम्परेट हैं they have been subjected by frequent glaciation in the past, तो they had no longer क्यों? because they unlike to tropics region। क्यों है unlike to tropics region? क्योंकि more seasonal हैं, less constant हैं, unpredictable हैं बच्चों। क्लियर बात हो रही है? तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, सारी चीज़ें, सारी वैल्यू आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि हाँ कोलंबिया के पास 1400 बर्ड्स थी, न्यूयॉर्क के पास जो है केवल 105 रह गई और ग्रीनलैंड में केवल 56 रह गए। इससे पता लगता है कि जो पोल की तरफ जाएंगे स्पीसीज जो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ा है। कोलंबिया में तो 1400 था। इस सेंस को लेते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे आप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में आकर आप सीधी सी एक बात जानेंगे कि अ जर्मन साइंटिस्ट हु इज़ अ नेचुरल एंड जियोग्राफर नेम्ड वाज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट गेव द इक्वेशन S = CA की पावर Z एंड ही शोज दैट। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि विद इन अ रीजन द स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इसीलिए इनका जो कर्व आया था वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, लेकिन लॉग स्केल पर स्ट्रेट लाइन आई और उसको लॉग की फॉर्म में आपने लिखना सीखा, जहाँ से आपने जेड की वैल्यू पे ध्यान दिया कि अगर एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ा देंगे, जैसे कॉन्टिनेंट बढ़ा दिया, तो जेड की वैल्यू, स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू, रिग्रेशन कॉफिशिएंट जिसे कहते हैं, क्लियर हुआ, वो 0.6 से 1.2 हो गया। जब जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 थी तो वो रिगार्डलेस टैक्सोनॉमिक ग्रुप या रीजन था। क्लियर हुआ? नाउ दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेस्ट ऑफ लक। इकोलॉजी पूरी की पूरी NCERT की लाइन बाय लाइन देखिए। नीट में इकोलॉजी से NCERT से ही पेपर आता है। थैंक यू वेरी मच।